गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से मैं आपका जीजीबी फेज 3 में स्वागत करती हूँ। मैंने जैसे पिछले क्लासेस का जो हम लोगों ने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, उसी के पार्ट्स को आगे हम बढ़ाते हुए इस क्लास को शुरुआत करेंगे। इस क्लास में पिछले क्लासेस का जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे उसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस के डिफिनीशंस, न्यूट्रिशन के बहुत से टाइप्स को देखा था, जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन के टाइप्स में आपका आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर उनके पार्ट्स को देखा था, उनके टाइप्स में क्या क्या होते हैं। फिर आज मैंने उसी का एक भाग को लेके आया है जिसका नाम है न्यूट्रिशन पार्ट 2 में फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हम लोग उसके अंतर्गत जो आपको स्टडी करेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट का परिचय देखेंगे, फिर उसका परिभाषा देखेंगे, फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि जो एक इक्वेशन है, इक्वेशन को समझते हुए देखेंगे कि उसमें वो कैसे वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है, तो वाटर क्या बनाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कैसे वाटर से मिलके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। फिर उसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रकाश अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फिर उसके अंतर को भी देखेंगे कि उस लोगों में दोनों में क्या डिफरेंसेस खास आते हैं, जो एग्जाम्स में बहुत पूछे। जी कार्य कॉन्टेंट्स उसी तरह से मैंने तैयार किया है जो आपके एग्जाम्स में पूछने वाले हैं, तो आप ये आसानी से देख पाइएगा, एकदम घबराना नहीं है, पेशेंसली आराम से देखते जाना है टॉपिक को। फिर उसी का नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स, जैसे कि ठंड में क्या होता है, हम लोग के साथ भी तो प्रॉब्लम होता है, जब ज्यादा ठंड पड़ेगी तो हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, या फिर हम लोग में कुछ कमियां आ जाती है, इसी टाइप का बहुत से ऐसे फैक्टर्स हम लोग को जैसे करते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि प्रायोगिक प्रमाण के बारे में, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट करा के देखेंगे कि उसमें जो फैक्टर्स पढ़ेंगे, ग्लूकोज का टेस्ट करेंगे हम लोग कि ग्लूकोज है तो फोटोसिंथेसिस के कौन पार्ट्स में है, कैसे है। फिर लास्ट में हम लोग रिकॉल क्वेश्चंस को फिर देखेंगे कि जो जो एग्जाम्स में आए हुए। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक स्लाइड से अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक्स पे। ये है पौधों में पोषण। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 7th में पढ़े, 8th में पढ़े, 6th में पढ़े। देखिए क्या होता है पौधे में पोषण, कैसे होता है, तो सिंपल सा हम लोग सब जानते हैं कि पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये परिभाषा हम लोग पुराने से पढ़ रहे हैं। तो हम लोग तो अब तो 10th क्लास में आ गए, तो थोड़ा सा हम लोग उसको विस्तार से थोड़ा लॉन्ग थोड़ा आंसर अपने क्लास के अनुसार उसके डिफिनेशन को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ये एक दो ग्रीक वर्ड्स है, मिलके बनता है फोटो यानी कि प्रकाश, लाइट, सूर्य, क्या बनता है सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब बनाना, मेकिंग, बनता है। जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं ना, वैसे ही तो हम लोग, मतलब आप लोग नहीं बनाते, जनरली हम बनाते हैं, मम्मी लोग बनाती है, आपके बड़े बहन होंगी वो बनाती होंगी। तो उसी तरह से पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया, सिंपल भाषा में देखेंगे तो पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और थोड़ा अच्छे से डिफिनीशन जो हम लिखना चाहिए एग्जाम व्यू से पॉइंट्स को, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे, कौन हरे पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवण की उपस्थिति में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा की सहायता से कार्बोहाइड्रेट भोजन का निर्माण करते हैं, तथा उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है आपका मुक्त होता है, ठीक है, मतलब निकलता है। फिर वही तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ना, ठीक है, इसीलिए ना बोला जाता है इन्वायरमेंट डे मनाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्लांट्स लगाइए तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा की कमी नहीं होगी, बारिश अच्छी होगी, है ना, ये सब ध्यान देना है। तो दूसरी शब्दों में एक और हम प्रोसेस दे सकते हैं कि यहाँ एक टर्म आ रहा है, आपको परिभाषा में आएगा एनाबोलिक। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या होता है, दो तरह की क्रिया होती है, जिनमें क्या होता है, एक तो बनता है यानी तो एक टूटता है, ये दो चीज होता है। तो ये क्या है, इसमें बन रहा है, बनने का मतलब एनाबोलिक। तो यह एक प्रकृति में होने वाली एनाबोलिक प्रक्रिया है जो जीवों के लिए भोजन क्या करती है, उपलब्ध कराती है, मतलब उसको जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की व्यवस्था कराती है, ठीक है। नेक्स्ट, यह एक वायुमंडलीय वायु की वायुमंडलीय वायु को क्या करती है, शुद्ध करती है, प्योर करती है, क्योंकि यह CO2 का उपयोग कर लेती है, ऑक्सीजन बाहर निकले तो वायुमंडल क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। कि ये आपका डिफिनेशन अगर एग्जाम्स में आता है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा देगी और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको लिखिए, डिफिनेशन को लिखिए। उसके बाद अगर साइंस के स्टूडेंट है, खासकर बायो के स्टूडेंट है, तो आपको एक चीज और ध्यान देनी होगी कि साथ ही साथ हम लोगों को अपने पिक्चर, फोटो पे भी ध्यान देना रहता है कि हम लोग को फोटो यानी कि फिगर जरूर, शॉर्ट डायग्राम, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है डिफिनेशन लिख दीजिए, इक्वेशन लिख दीजिए, आप एक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की
किसी भी रफ डायग्राम या हल्का सा बना के ये सब लिख दीजिए कि सूर्य की रोशनी यहाँ से आई, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिफ्ट में गई, इसमें उसके बाद क्या जड़ से पानी लिया और ऑक्सीजन क्या हुआ, निकल के नीचे क्या होता है, ग्लूकोज बन जाता है। ये आप बना देते हैं कि आपका कोई भी एग्जामिनर जो एग्जाम कॉपी चेक करने वाला भी होगा वो कभी भी 2 नंबर देगा, काटेगा नहीं। डिफिनीशन, इक्वेशन और फिगर ये जरूर लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम आते हैं, परिभाषा हम लोगों ने पढ़ चुका है, इक्वेशन भी हम लोगों ने देख लिया, डिफिनीशन को भी समझ लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे इसको, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इसमें कितने चरण होते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 चरण को ध्यान दिया जाता है। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, मतलब जो लाइट एनर्जी आई, अभी हम लोगों ने डिफिनेशन में बात की, लाइट एनर्जी कहाँ आ जाती है, क्लोरोफिल, लीव्स के पत्तियों पे जो क्लोरोफिल प्लास्टिक पढ़ेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में, क्लोरोप्लास्ट होता है प्लास्टिक के अंदर, तो वहां से क्या होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है, रख लेता है। फिर प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, वही प्रकाश ऊर्जा फिर किसमें चेंज होता है, केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। सारे प्रोसेस को हम इक्वेशन को आगे पढ़ेंगे। और परिवर्तन और जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, विभाजन है, इसी को बोलते हैं फोटोलाइसिस, माने हाइड्रोजन का लाइसिस करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ेंगे, वाटर को तोड़ेंगे। ये इक्वेशन हम लोग आगे देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का फिर क्या होता है, अंत में अपचयन होता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। मेन प्रक्रिया यही तीनों चरण में प्रोसेस होती है। अब तो ये तो आप सही बताए। नेक्स्ट है, आप ये देखिए यहाँ कच्चा माल और मूल पदार्थ, ये क्यों लिखा हुआ, सिर्फ क्लोरोफिल से और पानी से ऑक्सीजन से तो नहीं ना होगा, उसको कुछ प्लांट्स है तो उसको एक्स्ट्रा मिनरल्स की भी जरूरत होती है, तो वो सब कहाँ से मिलता है, उसको जड़ों से मिलती है, ठीक है। तो खास जड़ों द्वारा लिया गया जो बहुत सा मिनरल्स बहुत से पाए जाते हैं इन्वायरमेंट में, जड़ में, खासकर जड़ों से। तो ये कहाँ लेता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, ये कहाँ से मिलता है, उसको मिट्टी से मिलेगा, सॉइल से मिलता है। फिर क्या होता है, यही बाद में नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट्स के फॉर्म में चेंज होता है और नाइट्राइट्स के रूप में भी मिट्टी में मिल जाता है, वहां से ले लिया जाता है। फिर अब एक और टर्म, एक एग्जाम्पल एग्जाम में पूछता है, ये सब चीज इसलिए शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि पौधों में बनने वाला भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, किस रूप में होता है। तो एग्जाम का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ है, ग्लूकोज यानी कि स्टार्च। ग्लूकोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे पिछले क्लासेस में, इसमें पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। फिर पशुओं में यानी कि एनिमल्स में क्या होता है, वही ग्लूकोज जो है आपका, ग्लूकोज मिला रखा यहाँ पर किस फॉर्म में रहता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर दिखाया है, ये किस चीज का है, लीफ के अंदर जो एक पॉइंट है, ये कोल्डो जैसे छिद्र होते हैं इसमें छोटे छोटे, उसमें क्या होते हैं, कोल्डोप्लास्ट होते हैं, स्टोमाटा होते हैं, स्टोमाटा में क्या होता है, कोल्डोप्लास्ट होता है। इसको मैंने दिखाया, इसके पूरा भाग को हम एक और स्लाइड आगे है उसमें दिखाए होंगे। हाँ देखिए, ये स्टोमाटा का भाग है। इसमें क्या होता है, ये स्टोमाटा है, ये आप स्टोमाटो को हिंदी में रंध्र बोलते हैं। इसकी क्रिया विधि, स्टोमाटा क्या है, ये छोटे छोटे जो लीफ के पोर्स होते हैं उसको स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। और यही क्या करता है, पत्तियों में CO2 रंध्र के द्वारा पत्तियों के अंदर प्रवेश करती है। इसी में ये दोनों इसको सहायक यानी कि गार्ड सेल बोलते हैं, संरक्षण कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टोमाटा को परिभाषित करें कि स्टोमाटा क्या है, तो आप यहाँ से इसको लिख के पिक्चर ड्रॉ कर दीजिए, आपके नंबर अच्छे से मिल जाएगा। स्टोमाटा का मेन काम क्या है कि अवस्था, पहली अवस्था में क्या दिखाया गया है, पहला पिक्चर में आपको पहले पिक्चर में दिखाया गया है कि इसमें क्या है, फूला हुआ दिख रहा है, अंदर से क्या हुआ, फूला हुआ दिख रहा है। इसका क्या कारण है कि जैसे कि अगर हम रुई पानी एक रुई काटल लेते हैं, अगर उसमें पानी डालते तो क्या होता है, फूलता है ना, सिकुड़ेगा तो नहीं, तो फूल रहा है। तो इसमें जब पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहता है तो कोशिकाएं क्या होते हैं, फूल जाती है, जिस तरह स्टोमाटा फूल जाता है। तो स्टोमाटा को फूलता है तो फोटोसिंथेसिस क्रिया ज्यादा होगी, ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, CO2 लेगा, CO2 ऑब्जर्व करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। वही जब पानी की कमी होने लगेगी क्या होगा, स्टोमाटा बंद हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट, स्टोमाटा का खुलना या बंद होना संरक्षक कोशिकाओं द्वारा हमेशा क्या होता है, ये गार्ड सेल जो बनी होती है, ये दोनों उसमें डिपेंड करता है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की मैकेनिज्म यानी कि क्रिया विधि। ये प्रोसेस, ये अभी हम लोग 3 चरण जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे आपको सारे इसी में आपको समझ में आएंगे। ये 2 तरह से इसको पूरे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म है, उसको 2 विधि में हम लोग उसको समझेंगे। पहला है लाइट रिएक्शन, उसको हिल रिएक्शन, हिल साइटस में किया, तो इसलिए हिल रिएक्शन का नाम से जाना जाता है। दूसरा डार्क रिएक्शन और ब्लैकमैन रिएक्शन। अब ये मत समझिए कि डार्क रिएक्शन है तो अंधेरे में ही होता है, ऐसा नहीं है,
ठीक है। लाइट रिएक्शन मतलब कि लाइट पर पूरी तरह से डिपेंड रहता है, इसमें लाइट रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन समझने से पहले हम एक चीज और समझाना चाहते हैं, ये है प्रकाश संश्लेषण का स्थान, जो अभी हम लोग जस्ट पढ़े उसके ऊपर 2-3 स्लाइड पहले, कि क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, प्लास्टिडिया में, प्लास्टिड्स में। तो इसी में जो क्षेत्र होता है, प्रत्येक विकसित क्लोरोप्लास्ट में 2 भाग बने रहते हैं। ठीक है, ये 2 भाग जो बने रहते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो इसमें जो ये दिख रहा है ना, अब इसको सारे को क्या बोलते हैं, एक सिंगल को बोलेंगे थैलेक्वाइड्स, और ये जो आपका गोल गोल जो दिख रहा है ये स्ट्रिप्स वाला, इसको बोलते हैं ग्राना। इसमें जो जेली पॉइंट डॉटेड लिक्विड टाइप से फ्लूइड्स रहते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, तो यही इसी दोनों जगह में मेन फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो ग्राना में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए यहाँ होता है। लेकिन स्ट्रोमा में क्या होता है पता है, इंजाइम्स होते हैं। इंजाइम्स की तो जरूरत होता है ना प्लांट किसी चीज को, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा में एंजाइम्स होते हैं। तो ये इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, ग्रेना में होता है, और अंधकार यानी कि डार्क रिएक्शन का स्थान स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, ये आपका अब मेरा नेक्स्ट स्लाइड है। अब यही चीज को देखिए, हम बोले ना कि आपके स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाए हुए हैं, कि इसको स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए कि कहाँ क्या होता है। और इसमें एक लैमिला होता है जो थैलेक्वाइड्स और ये है, थैलेक्वाइड्स है, इसको हिलने नहीं देगा, बैलेंस करके रखता है। नहीं तो डिस्क हिल जाएगा ना, गिर जाता ना, तो ये इसको बांधे रहता है। और एक इनर साइड का जो होता है उसको ल्यूमेन, ये सब छोटे छोटे टर्म्स भी ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछता है कि कहाँ होता है, ल्यूमेन कहाँ पाया जाता है, तो इन साइड ऑफ थैलेक्वाइड्स में पाया जाता है। ये लैमिला दोनों को बांधे रहता है, जोड़े रहता है। ये है आपका ये स्ट्रोमा है, और ये आपका एक एक यूनिट को क्या बोलेंगे, थैलेक्वाइड बोलेंगे, लेकिन पूरे को क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। ठीक है, अब आइए अब उसकी मेन क्रिया विधि पे हम लोग ध्यान देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की मैकेनिज्म है क्या की। तो हम इसके इक्वेशन पे ध्यान देंगे, इसी मेन इक्वेशन में सारा डिपेंड है। यहाँ जो आपका CO2 है, H2O है, तो हम अभी बैलेंस इक्वेशन पे नहीं दे रहे, हम मेन उसका जो कंटेंट मटेरियल है उस पर ध्यान दें। CO2 है, वाटर है, ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना, फिर ऑक्सीजन रिलीज होता है, रेड से दिखाया गया। तो ये ही मेन आपका चार सिस्टम है। तो यहाँ जो फोटोलाइसिस की क्रिया होती है इसी HU2 में, जो कहाँ होगा, आपका इसमें होता है, प्रकाश लाइट रिएक्शन में होता है, यानी कि आपका ग्रेना में होता है। तो ये ही टूटता है। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने में क्या होता है, लाइट क्या होता है, सूर्य से आती है और कहाँ एब्जॉर्ब होती है, इस पे ध्यान देना कि प्रकाश का अवशोषण होता है। पहला चरण क्या हुआ, प्रकाश का अवशोषण होता है। क्लोरोफिल सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश को लेती है। देन क्या होता है, यह प्रक्रिया कहाँ होता है, तो अभी हमने बताया जस्ट, यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना थाइलक्वाइड में होती है। एकदम आराम से एग्जाम में आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ आपके सारे आंसर एकदम अच्छे से दिए हुए हैं बारीकी से, कि अगर पूछा क्रिया विधि तो आप परिभाषा लिखिए, इक्वेशन लिखिए, उसके बाद ये प्रोसेस को स्टेप वाइज लिखते जाइएगा। फिर क्या होता है, ये इसका स्थान क्या है, थाइलक्वाइड और ग्रेना है। फिर यही मेन क्रिया है। इसमें क्या हुआ, वाटर का अपघटन, वाटर टूटा, तो टूट के क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में निकलता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रूप में एनर्जी तो एब्जॉर्ब होती है ना, किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है। फिर वही फिर एटीपी जो एडीपी फॉर्म में चेंज होगा, फिर एटीपी मिला के एनएडीपीएच की फॉर्म में भी होती है। तो फिर ये स्थान क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे अपघटन दिखाया गया। फिर नेक्स्ट यही रिएक्शन होने के बाद यही एटीपी और एनएडीपीएच जो है आपका फिर आगे जाके किससे मिलता है, ग्लूकोज और पानी वाटर से मिलेगा, तो फिर वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड से मिला और किस फॉर्म में हो जाता है, ग्लूकोज में। तो मेन अमाउंट हम लोग का क्या है, मेन क्या है, हम लोग को ग्लूकोज बनाना, भोजन बनाना है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो बनता है स्टार्च के रूप में, वो क्या है आपका ग्लूकोज आ गया। ठीक है, ये आप रिएक्शन दे सकते हैं। इस रिएक्शन को कैल्विन रिएक्शन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कैल्विन रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये आपका प्रोडक्ट में ये हो गया आपका 3 हो गया, क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण के समीकरण से क्रिया में 3 तरह के हुए। क्या हुआ, पहला पार्ट में हुआ प्रकाश का अवशोषण, दूसरा पार्ट में क्या, प्रकाश की अभिक्रिया, और तीसरा क्या हुआ, अंधकार अभिक्रिया। इसमें क्या हुआ, प्रकाश अभिक्रिया में वाटर का टूटा, वाटर का अपघटन हुआ, फिर उसमें एनर्जी बहुत सा एब्जॉर्ब होकर रहा, स्टोर हुआ। वही एनर्जी स्टोर होकर बाद में फिर आपका ग्लूकोज बनाता है, फिर मिलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, इन्वायरमेंट से लेता है और बनाता है। ठीक है, अब एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं वो हम लोग देख सकते हैं महत्वपूर्णता पे। प्रकाश अभिक्रिया का स्थान क्या होता है, तो ग्रेना और थाइलाक्वाइड। ठीक है, फिर डार्क रिएक्शन का स्थान क्या होता है, तो स्ट्रोमा।
फिर क्या है, प्रकाश अभिक्रिया के मुख्य प्रोडक्ट क्या हुआ है, तो लिख सकते हैं एटीपी, एनएडीपीएच और O2, ठीक है। नेक्स्ट है अंधकार अभिक्रिया के मुख्य उत्पादक क्या है, क्या प्रोडक्ट में बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है। कहाँ से बनाता है, किससे मिलकर बनाता है, आवश्यक तत्व का क्या हो गया, तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनाता है। फिर यहाँ आवश्यक तत्व क्या है पूरे इसका सारांश का, तो ये आप देख सकते हैं क्या है, प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और H2, यही मेन आवश्यक मटेरियल्स है किसके, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए। ये पूरे प्रोसेस को मैंने फिर से एक समराइज वे में बताया है कि क्या क्या होता है। सूर्य की रोशनी आती है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एटीपी, एनएडीपीएच का निर्माण होता है, फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है केल्विन साइकिल में, जो आपका डार्क रिएक्शन में होता है। फिर वही क्या होकर ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन फिर इन्वायरमेंट में आ जाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया जो है हमेशा चलती रहती है, बंद नहीं होती है। तो ये आपका पूरा ओवरऑल क्या है, आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है। अब हम इसके बाद आएंगे, दोनों के एग्जाम में डिफरेंसेस भी पूछते हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या अंतर है। आप आराम से यहाँ से डिफिनेशन को पढ़ लिख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। इसका अलग से असाइनमेंट की तरह आप कॉपी में नोट करके कॉपी नोटबुक बना लीजिए, वहां से आप लोग एग्जाम के लिए याद करना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आप डिफरेंसेस देख सकते हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या अंतर है। तो लाइट रिएक्शन में नाम से ही स्पष्ट है, लाइट रिएक्शन, इसमें लाइट की उपस्थिति जरूरी होती है, इसमें सीधे प्रकाश पर निर्भर नहीं रहता है, लाइट डिपेंडेंट है, लाइट इंडिपेंडेंट है। फिर दूसरा ये कहाँ होता है, कोलोरोप्लस के गणना थाइनोक्लाइड में होता है, ये कोलोरोप्लस के स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रक्चर भी दिखा दिए आपको समझने के लिए। नेक्स्ट है, सूर्य में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, इसमें क्या करता है, यह प्रकाश अभिक्रिया से प्राप्त एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग करता है। फिर ये जो लाइट रिएक्शन में होता है ना, ये इसको यूज कर जाता है, यहाँ बनता है, यहाँ वो इसका उपयोग करता है। फिर नेक्स्ट है जल का प्रकाश का अवयव फोटोलाइसिस, अभी बताया जल का अपघटन होता है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण और ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्या है, इसमें ऑक्सीजन निकलती है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है। नेक्स्ट एटीपी एनएडीएच का निर्माण होता है, इसमें एनएटी का उपयोग होता है, मतलब उपभोग किया जाता है, मतलब उसका यूज कर लेता है वो। यह प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण है, तो ये प्रकाश संश्लेषण का द्वितीय चरण है। नेक्स्ट, यह प्रकाश निर्भर अभिक्रिया भी करता है और प्रकाश स्वतंत्र, जो केल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं, इसको ऐसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। ये सारे अगर एग्जाम्स में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे 2 नंबर का है तो 2-3 पॉइंट्स लिख के आगे बढ़िए, अगर ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो पूरा पॉइंट्स आप डिफरेंसेस में इसको लिख सकते हैं। अब फाइनली हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये प्रभावित करने वाले कारक का मतलब क्या, फैक्टर्स अफेक्ट, मतलब फैक्ट, कोई सी भी चीज को कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। चाहे मनुष्य के जीवन को ही लीजिए, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है हम लोग को भी उसका प्रभाव पड़ता है। अभी बारिश का मौसम है, क्या है, ज्यादातर लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, क्यों भाई, उसको उसका जो रेजिस्टेंस पावर होता है, हम लोग की इम्यूनिटी होती है, वो उसको नहीं कंट्रोल पा रही है, तो कुछ कमियां आ जा रही है, डिसबैलेंस हो जा रहा है, जिसकी वजह से। इसी तरह पौधों में भी तो होता होगा, उनमें भी तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर अफेक्ट करता रहता है। तो ये इसी तरह से क्या है, पहला है प्रकाश की तीव्रता, सूर्य की रोशनी। मान लीजिए खूब ज्यादा रोशनी दे देंगे प्लांट को, तो क्या होगा, प्लांट ही सूख जाएगा। तो हर चीज का एक लिमिट होता है। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने, प्रकाश सर्कुलेशन ज्यादा दर बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो डेथ होने का भी संभावना है। तो उस लिमिट में दीजिए, एक सीमा के दर ही स्थित होनी चाहिए, मतलब टाइम के अनुसार ही दीजिए। सारे प्लांट्स को, किसी को 5 घंटे की धूप की जरूरत होती है, किसी को 12 घंटे की। 12 घंटे तो सूर्य रहता नहीं है, 7 घंटे 8 घंटे जो भी है, उसके अंतर में 5 घंटे 6 घंटे लिमिट है, उससे ज्यादा धूप की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे प्लांट्स का हर एक प्लांट्स का अलग अलग लाइफ साइकिल होता है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का भी क्या होता है, मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी। CO2 मिलने पर एक सीमा पर यह भी क्या होगा, ज्यादा मिल जाएगा तो उसमें भी गड़बड़ है भैया। नेक्स्ट है वाटर। अगर क्या होगा, एक प्लांट ही ले लिए, खाली उसमें पानी ही डालते जाएंगे तो क्या होगा, जड़ सूख जाएगा, एक दिन प्लांट भी सूख जाएगा, तो वो भी स्टोमाटा का खुलना बनना में प्रॉब्लम आने लगेगा। तो जल प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा पदार्थ है, लेकिन जल की कमी होने पर क्या होता है, स्टोमाटा सिकुड़ जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण स्लो हो जाएगी। और लेकिन इसी यही सब प्रभाव इसका है जल का। फिर हम टेम्परेचर को देखते हैं, टेम्परेचर में भी क्या है, उचित तापक्रम पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, अधिक होती है। वही है, बहुत अधिक या बहुत कम तापमान पर उसकी दर क्या होती है, फिर घट जाती है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी सूर्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ये दो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है। प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये क्लोरोफिल है। इसमें क्लोरोफिल भी ये न सोच लीजिए आप लोग कि क्लोरोफिल है तो मतलब प्लांट जो हरे भाग है वही प्लांट, कुछ जीवाणु भी है प्लांट उनमें भी क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल 9 तरह के होते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी, फिर जंतोफिल, फाइकोसाइनिन, ये सब जी क्लोरोफिल ही है, टाइप्स अलग है, लेकिन यहाँ क्लोरोफिल ये बता रहा है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की कमी होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्या क्या होता है, क्लोरोफिल की कमी होने से प्रकाश संश्लेषण की स्लो हो जाती है। ठीक है। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, मिनरल्स है। शुरू में इन्होंने बताया था इन लोगों की भी जरूरत होती है। तो यह आयरन जैसे खनिज क्लोरोफिल निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इनकी कमी से भी प्रकाश संश्लेषण की क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। लास्ट है पत्तियों की संरचना पर भी प्रकाश संश्लेषण का प्रभाव पड़ता है। चौड़ी हरी स्वस्थ पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, जल्दी से होती है, अच्छी होती है। अब देखिए इसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड, कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख कारणों के नाम लिखे। तो इनमें से कोई भी 4 को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं नाम को लिख के डिफिनेशन के साथ। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे तो डिफिनेशन जरूर बनाइएगा, इक्वेशन लिखिए और फिगर बनाइए और तब ये प्रभावित लिखिए। ठीक है। फिर ये इसमें जो जितना हम लोगों पढ़े इसमें से कुछ क्या है, एक्सटर्नल है, कुछ फीचर्स है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है, कुछ इंटरनल है। तो मुख्य बाह्य कारक क्या क्या है, प्रकाश, CO2 फिजिकल हो गया आपका, तथा तापमान मैंने बाहर से है। ये क्या है, मुख्य आंतरिक क्लोरोफिल है, खनिज लवण और पत्तियों की संरचना है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है। अब हम लोग अपने आते हैं एक्सपेरिमेंट पे। ये जो बुक्स में हम लोग का एक्सपेरिमेंट आप लोग को दिए हुए हैं क्लास 10 के बुक में, आयोडीन टेस्ट से कैसे पता करेंगे कि कैसे पत्तियों को कैसे पता चलेगा यहाँ क्लोरोफिल, इसमें स्टार्च की मात्रा आएगी तो पता चलेगा। तो क्लोरोफिल है पत्तियों को कैसे पता चला, पूरा हरा है तो पत्तियों के किस भाग में क्लोरोफिल है, किस भाग में फोटोसिंथेसिस क्रिया अच्छे से हो रही है, क्या हो रही है। तो ये हम लोग सोल्यूशन से है आयोडीन टेस्ट करते हैं। इसमें करते क्या है कि सबसे पहले एक बीकर लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, पानी को बॉयल करेंगे, उसमें एक पत्ती डाल देंगे उबले हुए पानी में। फिर क्या करेंगे, उसमें पत्ती को उबलते अल्कोहल में डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि हरा रंग उसमें से अल्कोहल जैसे डालेंगे बॉयल रहेगा वो हट जाएगा। फिर उसमें हम क्या करें, आयोडीन की कुछ बूंदे ड्रॉपर से डाल देंगे। आप ये स्कूल लेवल पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कोशिश करिए सर लोग से कांटेक्ट करके करने का। कुछ बूंदे डालेंगे जिससे हरे भागों पर क्या होगा, नीला काला रंग दिखाई देगा, अर्थात स्टार्च उस भाग में बन रहा है। स्टार्च बन रहा है तो इसका मतलब क्या, हरित लवण यानी कि क्लोरोफिल है। तो ये आपका निष्कर्ष ये निकला कि स्टार्च केवल हरे भागों में ही उपस्थित होता है, जिससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है हरित लवण के लिए आवश्यक है। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल की जरूरत है। क्लोरोफिल होगा तो ही प्रकाश संश्लेषण होगा। ये यहाँ एक्सपेरिमेंट ये प्रूव कर रहा है इस लिप से। दूसरा एक्सपेरिमेंट है KOH टेस्ट का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसमें भी क्या करना है कि हम लोगों को एक कांच का पात्र का जरूरत पड़ेगा। इसमें एक स्वस्थ गमले के पौधे की कांच की नली में रखेंगे। मतलब एक गमला, छोटा सा पौधा, बड़ा गमला नहीं लेंगे, छोटा गमला लेंगे, जिससे वो हम लोग का आपका लैब में अवेलेबल होगा। या कांच का जो आपका बोतल होगा, घर में अगर बड़ा बोतल थोड़ा सा हो तो उसका कांच का ले जाएंगे। उसमें क्या करेंगे, उसमें जैसे उसको ढक देंगे तो उसमें क्या होगा, वायु रुद्ध कहने का मतलब वायु वहां नहीं होगा, बंद हो जाएगा, ढक जाएगा ना, तो वायु की कमी होने लगेगी। तो कांच पात्र को वायु रुद्ध सील कर देंगे। पात्र के अंदर फिर एक अलग से हम पेट्रोडिक से एक छोटा कंटेनर लेंगे जो लैब में अवेलेबल होता है, कांच का ही बना रहता है। उसमें हम QH रखेंगे। ठीक है। QH रखेंगे जो उपस्थित CO2 को अवशोषित कर लेगा। जैसे QH रखेंगे तो जो हवा में क्या होता है, CO2 रहता है ना, तो उसको ऑब्जर्व कर लेगा। फिर क्या होगा, पौधों को सूर्य के प्रकाश में 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उस गमले में जो पौधा है उसको छोड़ देंगे। फिर इसके निकालने का फिर से हम क्या क्या करेंगे, पौधा को हटाएंगे, तो फिर उस स्लिप पे आयोडीन का ड्रॉप से डाल के चेक करेंगे क्या हो रहा है। तो हम लोग को ये पता होगा, अवलोकन ऑब्जर्वेशन दिखेगा कि नीला काला रंग नहीं दिखाई देगा। नहीं, नीला काला रंग नहीं दिखाएगा, पहले वाले में दिखा था ना। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए भी आवश्यक है। ओके। ये लैब में, आप स्कूल के लैब में भी प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, कोशिश करिए। इस तरह से ये सारे जो स्लाइड में अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा। पहला पार्ट में हमने स्लाइड में क्या पढ़ा था कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके रिएक्शन को देखा, उसकी परिभाषाओं को देखा, फिर मैंने उसके मैकेनिज्म को, प्रक्रिया विधि को भी बताया प्रकाश संश्लेषण को, फिर उसका फैक्टर्स भी देखा हम लोगों ने कि कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। फिर फाइनली हम लोगों ने टेस्ट करके भी देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्लोरोफिल की भी जरूरत है,
क्या है, पानी की भी जरूरत होती है, और फिर ये भी देखा हम लोगों ने कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक आवश्यक तत्व है। इस तरह से और भी एक्सपेरिमेंट है, सबके बारे में चेक करके दिखा जा सकता है। अब आते हैं मतलब क्वेश्चंस पे, जो आपके एग्जाम्स लेवल में, बोर्ड के एग्जाम्स में या भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो ज्यादातर पूछते हैं। तो अगर इसको हम लोग कर लेते हैं इतना में, तो मेरा ऑब्जेक्टिव्स या फिर जो इस टाइप के भी क्वेश्चन है, इस आधार पे पूरे पीडीएफ में क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप यहाँ से कर दो। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हमने 2-3 तरह का परिभाषा आपको बता दिया, उसमें से कोई भी लिख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी हमने बताया, वो भी लिख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं, वो भी हमने अलग से बताया। फिर क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधे जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। फिर स्टोमाटा का है, इसके कार्य लिखिए। सारे को मैंने स्लाइड में आंसर दिया हुआ है मेरे। प्रकाश संश्लेषण के मुख्य उत्पादक कौन कौन से हैं, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पादक क्या होता है, ग्लूकोज का संचय किस रूप में होता है, प्रकाश संश्लेषण का महत्व लिखिए। ये तब इस टाइप के क्वेश्चंस लॉन्ग में आते हैं, ठीक है। फिर ये प्रकाश अभिक्रिया क्या है, अंधकार अभिक्रिया क्या, ये तो शॉर्ट में आएंगे, अगर लॉन्ग में आएंगे तो इसको मिला देगा या फिर क्रियाविधि मैकेनिज्म में करके पूछेगा। फिर प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है, अच्छा ये रिपीट हो गए हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की क्या भूमिका होती है, और प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की क्या भूमिका है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये बोलूंगी कि आप लोग इसको होम असाइनमेंट के तौर पर होमवर्क लिख लीजिए और इस सारे क्वेश्चन को करिए। सारे क्वेश्चन का जवाब आपके पीडीएफ में है, एक नोटबुक लेके अलग से इसका तैयारी करिए। आपके किसी भी अगर 10th के बाद कोई भी एग्जाम भी देना चाह रहे हैं पैरामेडिकल वगैरह का, तो वहाँ इस चैप्टर से इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इससे करिए रहेगा तो याद रहेगा पढ़ते पढ़ते। फिर आपके बोर्ड एग्जाम में तो आएंगे ही, उसका भी तैयारी हो रहा है, वो भी कर लीजिएगा। अब ये कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ज्यादातर। प्रकाश संश्लेषण का हरा वर्णक क्या है, तो क्लोरोफिल है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक क्या है, ग्लूकोज है। प्रकाश सूर्य स्टार की जांच के लिए प्रयुक्त विलयन क्या, अभी हम लोग पढ़े थे ना, आयोडीन ही है मेन। क्या है, CO2 पौधे में कैसे प्रवेश करती है, कहाँ से जाती है, तो स्टोमाटा की थ्रू जाती है। प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है, ग्राना में है। अंधकार डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, स्रोत क्या है, यहाँ जल, स्रोत की जगह गलती से यहाँ लिखा हुआ आपका फॉर्मूला जल है। ऑक्सीजन का मेन स्रोत तो जल ही है, ठीक है, ऑक्सीजन का मेन स्रोत जल है। हम कुछ और क्वेश्चन समझ लिए थे। ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, जल से, जहाँ फोटोलाइसिस होता है ना, H+O2 निकलता है वहां से, इसलिए ऑक्सीजन का स्रोत क्या है यहाँ पे आपकी प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन में जल है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल होता है। ग्लूकोज का संग्रह कहाँ होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। इट में भी कि अगर इस ऑब्जेक्टिव में 10th बोर्ड में भी एग्जाम में अगर आए तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से उठा ले, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़िए और सारे आप लोग जितने भी पीडीएफ में जितने है सारे पीडीएफ को आराम से देखिए, पॉज करके उसका आंसर देखिए, मैकेनिज्म को समझिए। मैकेनिज्म क्रियाविधि जो है प्रकाश संश्लेषण का बहुत समझना जरूरी है। एक बार उसको समझ लीजिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं, आपके हायर क्लासेस में भी इसको पढ़ना ही है, ठीक है। ओके, फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।